नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके विश्वसनीय गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से हिंदी विषय के अंतर्गत एक विशेष मुहिम वादा वर्दी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हम विगत एक महीने से आपके सम्मुख हिंदी के कुछ विशेष परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहे हैं। तो आइए आज के इस अंक को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने यथा स्थान पर आप अपने पुस्तक और कलम के साथ तैयार हो जाए, ताकि आज का ये जो अंक है जिसमें हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा को करेंगे, उन प्रश्नों के जो आंसर या उत्तर हैं और उनकी जो व्याख्या है वो आप अपने पास रख सकें, जो कि आगे आने वाले समय में आपके लिए रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी विगत जो हफ्ता था वो रक्षाबंधन के त्यौहार का था, तो जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 दिन की अपनी क्लासों को हिंदी को स्किप किया था। तो मेरा थोड़ा सा व्यक्तिगत भी ये मानना था कि जब आप त्यौहार मना रहे हैं तो पूरी की पूरी उत्साह के साथ उस त्यौहार को मनाएं। इस कारण से मैंने 2 दिन क्लासों को जो स्किप किया था, तो और 2 दिन जो वीकेंड पड़ गए थे तो उसमें हमारी क्लासें होती नहीं थी। तो इसी कारण से जो 3-4 दिन का जो वो ब्रेक है, तो हमारा मानना है कि ये 3-4 दिन में जो आपने एक नई उत्साह और एक नई उमंग को जो प्राप्त किया होगा, वो आगे आने वाले समय में आपको और भी अधिक मजबूत करेगी और आपका मन जो है आप और अधिक मनोयोग के साथ अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो आइए इस विश्वास के साथ कि अब एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, तो आइए हम अपने आज के संवाद के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की चर्चा थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हमने फॉर्मेट में बदलाव किया है। साथियों, कई हमारे छात्रों का ये निवेदन भी था, उनका सुझाव हमें मिला कि सर आप लगातार मतलब जो आपने अंक कराए हैं उसमें पैसेज जो है वो बहुत कम हो पाए हैं, तो मतलब थोड़ा सा ये है कि आप एक पैसेज 2 या 3 अंक में के अंतर्गत एक पैसेज को भी अपनी चर्चा में शामिल कर लिया करें, जिससे उसका भी हम लोग अभ्यास कर सके। तो साथियों, एकदम बेसिक लेवल से आज हमने कोई बहुत कठिन पैसेज नहीं उठाया, बस बच्चों को ध्यान में रखते हो, क्योंकि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो लेवल पैसेज का रहता है, हमने कम से कम उतना प्रयास किया है कि उस पैसेज को रखें। तो एक पैसेज आज हमने पहला उठाया, तो आइए आज की पहली चर्चा हम लोग पैसेज से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पैसेज को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसेज को सॉल्व करते समय होता है कि पैसेज को आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, पैसेज को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कहां पर आपका जो ये पैसेज या जो गद्यांश है वो समाप्त हो रहा है। अगर आप पैसेज को एक उचित क्रम में, जो उसका पढ़ने का तरीका है कि कहां रुकना है, कहां पर विराम देना है, कहां पर उसको कंटिन्यूटी बनानी है, अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आप स्वतः ही देखेंगे कि पैसेज का जो अर्थ है वो आपको पढ़ते ही समय आपके मन में स्पष्ट होता चला जाएगा। और अगर एक बार पैसेज को पढ़ते समय उसका अर्थ निकल गया तो आंसर देने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप पैसेज की रीडिंग बनाएंगे। देखिए, मैं आपको पैसेज को पढ़ने से पहले बता दे रहा हूं कि प्रयास ये करिएगा कि आपका ठहराव या रुकाव जो हो वो उसी समय हो जब पैसेज में विराम चिन्ह आए। ठीक है, जिस स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग हो उस स्थान पर आप उतने समय का पॉज लें, ताकि उस बात को जो वो कह रहा है उस बात को समझने में आपको आसानी हो सके। तो आइए एक बार मैं पैसेज की रीडिंग करता हूं और आप लोग देखिएगा भी कि किस प्रकार से पैसेज की रीडिंग है और कितनी आसानी से देखिएगा उसके प्रश्न के आंसर निकल जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट टर्म हो, ये ठीक है, आपको पैसेज पढ़ते समय जो लगे कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसको रेखांकित करते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रश्न जो होता है उन्हीं टर्म्स में से निकल करके कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते देखते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पैसेज स्टार्ट होता है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। ठीक है, चलिए एक एक टर्म को मैं देख रहा हूं। केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, चीन की आबादी सबसे अधिक है। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, और उसका कारण क्या है? जनसंख्या। देखिए ये एक बढ़िया चीज बनी, यहाँ पे करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। एक ये बढ़िया, सबसे बेहतरीन, भारत को गांवों का देश कहते हैं। ठीक है, गांवों का देश, भारत को क्या कहते हैं? गांवों का देश। ये बढ़िया चीज आई, क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों में निवास करता है। कौन कहता था? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गया, गांधी जी। ठीक है, किसान ही नहीं, ये यहाँ पे एक शब्द देखिए क्या है, किसान हमारे अन्नदाता भी हैं। किसान क्या है? अन्नदाता भी। हमें लगता है इस पैसेज में ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म थे जिनको हमने यहाँ पर साथ ही साथ रेखांकित कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब हम अपने उत्तर को खोजते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया है, किस दृष्टि से 6 देश भारत के बड़े हैं। ठीक है, तो देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 देश किससे? भारत से बड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी जनसंख्या गांवों में रहती है? आधी, दूसरा तिहाई, और तीसरा 1/4 और चौथा 3/4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कहाँ पे? यहाँ पे पैसेज जरा पीछे की ओर जाए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पर किया था, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि देखो भारत को गांवों का देश भी कहते हैं। गांव, ये मैंने अंडरलाइन किया था, क्योंकि कारण इसका, क्योंकि यहाँ की कितनी? 3/4 भारतीय, 3/4 भारतीय, यानी भारत की जनसंख्या का कितना? भारत की जनसंख्या का 3/4, यानी इसका आंसर भी क्या हो गया? डी हो गया। इसका आंसर भी क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, अगले पृष्ठ की ओर अगर बढ़े तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो देखो साथियों, यहाँ पे एक बार फिर से मैं देख रहा हूं, ये देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा ना कि यहाँ पर चीन की आबादी सबसे अधिक है। तो देखो आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। तो हमारे देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, चीन। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात और रेखांकित कर दूं, पैसेज की दृष्टि से आंसर सही है, पैसेज की दृष्टि से आंसर सही है, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, अभी जो यूएनओ की एक नई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार, ये मतलब आप करंट का क्वेश्चन एकदम मान लीजिए, अभी भारत ने अपनी जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। हालांकि भारत की जो जनगणना थी वो 2021 में होनी थी, 2021 या 2022 में उसके आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं 2 वर्ष हमारा क्या कोविड में इतना बेहतरीन मतलब गंभीर ऐसी समस्या रही है कि लोगों का जीवन बचाना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो उस कारण से जो है हमारी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। संभवतः 1 या 2 वर्ष के अंदर उस पर कार्य चल रहा है, और 1 और 2 वर्ष के अंतर पे भारत का जो जनसंख्या का नया आंकड़ा है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, आपने अगर मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण जो उन्होंने लाल किले से दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो अगर सुना हो तो वहां पे आपने बहुत स्पष्ट रूप से गौर किया होगा कि उन्होंने बार बार अपने संबोधन में इस चीज को बोला था कि मेरे 140 करोड़ भाई बहन, मेरे 140 करोड़ का परिवार। तो अब ध्यान रखिए कि वहां पे बात स्पष्ट रूप से आ गई है कि भारत की जनसंख्या जो कि हम लोग मानते थे 131 करोड़ के आसपास है, उसमें लगभग ये मान करके चलिए 10 करोड़ की वृद्धि हो गई है। और यूएनओ ने एक रिपोर्ट के अनुसार अभी 2 या 3 महीने पहले एक जो नवीन आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें बता दिया है कि भारत जो है वो चीन को पीछे कर दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। यानी जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, ये प्रश्न आपसे
आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो पैसेज के अनुसार तो इसका आंसर हो गया चीन, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे करंट के दृष्टिकोण से पूछे तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है वो भारत हो गया है। आगे देखते हैं, खेती करने वालों को क्या कहा जाता है। या देखिए यहां पे हमने कहा यह सिर्फ किसान ही नहीं हमारे अन्नदाता भी हैं, ठीक है, अन्नदाता भी हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए अन्नदाता, बी किसान, और सी माली, और डी चौकीदार। तो यहाँ पे देखें कहीं पे और कुछ हो सकता है क्या, जरा देखें। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांवों में निवास करते हैं और खेती करते हैं, यह सिर्फ किसान ही नहीं हमारे अन्नदाता भी हैं, हमारे अन्नदाता भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेती करने वाला अगर पद देखें तो यहाँ पर इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के 3/4, और एक बार जरा देख लेते हैं, जनसंख्या वाला देश भारत है। जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य समस्या है, भारत को गांवों का देश भी कहते हैं। यहाँ के 3/4 गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। यह सिर्फ किसान ही नहीं है हमारे अन्नदाता भी हैं। अच्छा, खेती करने वाले को क्या कहा जाएगा, खेती करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, किसान कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए इसका आंसर अगर पूछा जाता, देखिए बढ़िया क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं एक और बता देते, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5th और बता दें कि किसान को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से अगर ये क्वेश्चन हो जाता, जाना जाता है, किसान को और किस नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या, इस प्रश्न का आंसर बदल करके क्या हो जाता, फर्स्ट हो जाता था कि किसान को यहाँ पर किस नाम से, अब इस प्रश्न का आंसर बन जाता आपका अन्नदाता। क्या बन जाता, अन्नदाता। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि किसान को किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है कि खेती करने वाला कौन होता है। तो खेती करने का काम जो होता है वो क्या होता है, वो किसान का होता है। वो किसका होता है, किसान का होता है। तो खेती करने वाले को क्या बोलेंगे, किसान बोलेंगे। इसी प्रकार से ध्यान रखो, फूल उगाने वाले को क्या बोलेंगे, फूल उगाने वाले को माली बोलेंगे। उसका यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, उसका कोई यहाँ जिक्र ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं साथियों। पैसेज जो है हमने जानबूझ के, चूंकि पहला ही पैसेज है, हमारे जो कोई एकदम क्या कहते हैं बिगिनर या एकदम अभी प्रारंभिक रूप से हमसे जुड़े हुए हमारे छात्र हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा ना लगे कि पैसेज बहुत कठिन हो गया। इस कारण से आज हमने पैसेज को थोड़ा सरल ही रखा था। आगे आने वाले समय में हम थोड़ा सा इसको और कठिन या थोड़ा सा और अच्छा बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब अपनी चर्चा को देखते हैं, और अपनी चर्चा का अगला प्रश्न हमारा, मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं। विकल्प ए ऊ को, विकल्प बी ई को, विकल्प सी ई को, और विकल्प डी आ को। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी आ को। अब जरा ध्यान से देखिए तो साथियों ये मध्य स्वर जो है ये वास्तव में किसका वर्गीकरण के, किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो ये आता है जीभ के वर्गीकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, जीभ के वर्गीकरण के अंतर्गत। और साथियों ध्यान रखिएगा जीभ का वर्गीकरण जो है वो किसका होता है, ये होता है स्वरों का। किसका होता है, स्वरों का। तो स्वरों का जब जीभ के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है तो यहां पर इसको कितने प्रकार से, इसको बेटा 3 प्रकार से बांटा जाता है। वो क्या क्या होता है, तो वो बेटा होता है, एक होता है अग्र, और दूसरा क्या होता है, दूसरा बेटा होता है मध्य, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बच्चा पश्च। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पश्च, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिएगा यहां पे अगर हम बात करें तो अग्र के अंतर्गत कौन आता है, तो अग्र के अंतर्गत आता है ई ए आई, और इसमें आता है री, ठीक है, री। अब मध्य की बात करें तो मध्य में कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा मध्य में आता है आ, और बचा जो है वो किस में आएगा, तो बेटा बचा क्या क्या, तो इसमें बचा उ ओ औ, और क्या बचा आ, ओ औ और आ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पश्च स्वर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान रखो कि देख लीजिए आ जो है वो मध्य स्वर, उसके बाद ई ये अग्र स्वर, उ जो है वो पश्च स्वर, फिर री जो वो है वो क्या हो गया, अग्र स्वर हो गया, फिर उसके बाद ए अग्र, उसके बाद ओ औ पश्च, और आ जो है वो पश्च के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अब हम बात करें उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, शुद्ध की चर्चा आपको करनी है। तो मैंने आपको साथियों बता रखा है, मैंने परीक्षा में ये प्रश्न देखे कितने बढ़िया तरीके से आया। अब कई छात्र मेरे क्या करते हैं ना, देखो कई छात्र मेरे क्या करते हैं, हमने इसको क्लास में भी, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी बताया कि आप ये जो यहाँ पे 3 शा का प्रयोग होता है, श, ख और हा, या ठीक है। तो अब इसको लड़के क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया इसको कैसे याद करोगे, तो लड़के कहते हैं सर जी, हम पूछते हैं ये कौन सा, तो कहते हैं सर जी सलजम वाला, तो ये कौन सा सर जी ये षटकोण वाला, ये कौन सा सर जी ये सपेरे। कई लोग कंफ्यूज, अरे सर जी ये सपेरे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूछा तो कह देंगे सर जी ये सपेरे वाला है, इसको बोलेंगे तो बोल देंगे सीटी वाला है। अब ध्यान ही नहीं था भैया क्या सपेरा है क्या। अच्छा, पेपर में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सपेरा वाला सा है कि सीटी वाला सा है कि सलजम वाला सा है कि फटा पेट वाला सा, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अरे तो भैया इसको उसी तरीके से याद कर लो जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम आपसे कहते हैं कि देखो इन तीनों का उच्चारण स्थान देख लो, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो ये सा जो है इसके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है, इसके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। तो अब कहे सलजम और सीटी और सपेरा के पीछे पड़े हो, सीधे बोल दो ना ये कैसा सा है, तालव्य सा है। कैसा सा है, तालु का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तालव्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको याद रख लो, इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है, इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य सा हो जाएगा। कौन सा होगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। और इसमें किसका प्रयोग होता है बेटा, इसमें दांत का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दंत सा हो जाएगा। कैसी सा हो जाएगी, दंत। आप जरा ध्यान से देखो कितना आराम से अगर तुमने याद कर लिया। अब तुमको अगर ये पूछे ये क्या है, और तुमको अगर ये याद है कि सर ये तालुव्य सा है, तो आराम से तुम बता दोगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब जरा अपना आंसर देखो कितने बढ़िया तरीके से निकल रहा है। अब देखो तुम्हें ये मालूम है, अब तुमको ये नहीं मालूम है सपेरा वाला है कि सीटी वाला है कि है सांप वाला है, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं मालूम, तुमसे पूछा ये क्या है, तो तुमने कहा सर जी ये क्या है, दंत सा है। ये कौन सा है, दंत सा है। तो अब जरा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये दंत के साथ दिया है कि नहीं दिया है, बोलो दंत के साथ दिया है कि नहीं दिया है, दिया है पक्का। तो क्या पहले ही आंसर हो गया, हो सकता है हो जाए, हो सकता हो जाए, लेकिन हम बाकी के विकल्पों को चेक ना कर ले। देखो ये तुमने क्या बोला, तुमने कहा सर जी इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए तालुव्य। लेकिन यहाँ दिया क्या है, मूर्धन्य, यानी ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, देखो गलत हो गया। तुमसे पूछा ये क्या है, तुमने कहा सर जी इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगर मूर्धा से होता तो क्या होना चाहिए, मूर्धन्य होना चाहिए। मूर्धा से होता तो क्या होना चाहिए, मूर्धन्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया है, ये तालुव्य दिया, यानी देखो दोनों उल्टे कर दिए, तो अब इसको तुमने काट दिया, दो गलत हो गए। तीसरा देखो चा क्या होता है बेटा, चा जो होता है, चा का उच्चारण किससे होता है, तालुव्य वर्ण से होता है। किससे होता है, तालुव्य से होता है। चा देखो ये जो तालव्य ध्वनियां होती हैं ये क्या होती है, चा वर्ग की ध्वनियां, चा वर्ग की ध्वनियां जो होती हैं वो सभी क्या होती हैं, तालव्य होती हैं। चा वर्ग की ध्वनियां क्या होती है, तालुव्य, यानी चा छा जा झा इया ये सारी क्या होंगी, तालुव्य होंगी। तो यहाँ पर ये क्या दे दिया, कंठ दे दिया, यानी ये भी गलत है। ठीक, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए तालव्य होना चाहिए, ये तालव्य होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये मूर्धन्य होना चाहिए, ये मूर्धन्य होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये तालव्य होना चाहिए, ये तालव्य। तो बेटा ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। देख लो तुम्हारे पास आंसर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे देखते हैं। आगे बेटा हमारा क्या प्रश्न कह रहा है, आगे हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ये पूरा वाक्य आपका एक बन गया, ये पूरा एक वाक्य आपका बन गया कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा, पहला वाक्य है रामचरितमानस भक्ति काल, दूसरा कि सबसे श्रेष्ठतम, तीसरा रचना मानी जाती है, चौथा कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है इसमें। देखो सामान्यतः क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो ना तो आप लोग बोल भी जाते हो, है आप लोग बोल जाते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठतम है, सबसे श्रेष्ठतम है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जो पद होता है ये गलत होता है। यहाँ पर जो आपकी गलती होगी वो क्या होगी, ऑप्शन बी में होगी, ऑप्शन बी में होगी। कैसे, तो बेटा ध्यान रखना, सबसे श्रेष्ठतम कभी नहीं होता। देखो जो पद होता है वो पद होता है श्रेष्ठ, पद क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखो इसको अगर हमें क्या करना है, इसकी अगर हमें अवस्था का परिवर्तन करना है। देखो विशेषण का प्रश्न है बेटा, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, तीन अवस्थाएं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है मूला अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। तो यहाँ पर इसकी कौन सी, यहाँ पर इसकी उत्तमा अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, या मूला अवस्था से इसको किस में बदलना है, उत्तमा अवस्था में बदलना है। और उत्तमा अवस्था में बदलने के बेटा दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है,
है, या तो उपसर्ग का प्रयोग करके बदल दो और या क्या करो, प्रत्यय का प्रयोग करके बदल दो। अब दोनों को एक साथ कभी नहीं करते, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत बार बोलते हैं दोनों का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता। अगर आपको उपसर्ग का प्रयोग करके बनाना है तो यहां पे आप क्या प्रयोग कर दोगे, सबसे श्रेष्ठ लिख दोगे, सबसे श्रेष्ठ लिख दोगे। और अगर प्रत्यय का प्रयोग करके बनाना है तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर श्रेष्ठ के साथ तम लगा दोगे। यानी या तो तुम क्या करो, या तो यहां पर लिखो क्या, या तो यहां पर इसको हटा दो, या तो यहां पर इसको हटा दो और लिखो रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी गई है। अब ये वाक्य सही हो जाएगा, ये वाक्य सही हो जाएगा। और दूसरी तरीके से अगर करना चाहते हो, दूसरी तरीके से करना चाहते हो तो इसको हटा करके यहां पर क्या कर दो, इसको हटा करके देखो, इसको अगर हटाओगे, इसको हटाओगे तो यहां पर फिर सबसे के साथ क्या लगाना पड़ेगा, श्रेष्ठ लगाना पड़ेगा। यानी दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो ये पद सही होगा सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ होगा ये लगा सकते हो, या लगा सकते हो श्रेष्ठतम। क्या लगा सकते हो, श्रेष्ठतम है। यहां पर ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, लेकिन ये अगर लिखते हो तुम सबसे, सबसे श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठतम, तो बेटा ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सबसे श्रेष्ठतम नहीं होगा। पक्का आगे बढ़े तो इसमें आंसर कहां हो गई, ऑप्शन सेकंड में हो गई। अगला देखते हैं, संग्रहालय का संधि विच्छेद है। बहुत आसानी से देखो बेटा, यहां पर एक जगह ये टूटा और एक जगह ये टूटा। हमने बताया था क्या, हमने नियम बता रखा था कि अगर क्या है, अनुस्वार आए तो अनुस्वार किसकी जगह प्राप्त होता है, तो अनुस्वार प्राप्त होता है बेटा मां की जगह, ठीक है। और ये बड़ी जो होती है वो क्या होती है, ये आ, दीर्घ संधि होती है, यानी ये आ और आ के मेल से बनती है, आ और आ के मेल से बनती है। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माँ देखो कहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों पद तो हट गए तुम्हारे, यहाँ तो ये सत और सत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ भी चर्चा करोगे तो यहाँ आखिरी में माँ ना आकर के क्या आ गया, आ गया, क्योंकि इसको देखो, इसको अगर तुम देख रहे हो ना बेटा, तो ये क्या लिखा है, ये माँ के साथ आ लिखा हुआ है, तो आखिरी में क्या मिला, आ मिला, तो ये भी तुम्हारा हट गया, ये भी हट गया, ये भी नहीं मिला। अब आंसर क्या बचा, जो बचा वही तुम्हारा आंसर बचा। आंसर फर्स्ट यानी डी हो जाएगा, सम धन ग्रह धन आलय, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी संग्रहालय का उचित विच्छेद जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए राजकुमार, बी पीतांबर, सी कलाश्रेष्ठ और डी गृह प्रवेश। तो साथियों देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर हम देखें, सब चीजों को छोड़ भी दें, तो देखो इस पद को पकड़ लो, पीतांबर। वैसे तो पीतांबर शब्द किसका है, पीतांबर शब्द होता है बहुब्रीहि का, बहुब्रीहि का, क्योंकि पीतांबर जो है वो किसका, पीतांबर जो है विष्णु या कृष्ण का क्या है, विष्णु या कृष्ण का पर्यायवाची है। और हमने तुमको बताया था कोई पद क्या हो, अगर किसी पद का क्या हो, पर्यायवाची हो, तो उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो पीतांबर में क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर नोट याद हो आपको, नोट याद हो, हमने क्या कहा था कि कई बार क्या होता है, बहुब्रीहि समास का कोई पद होता है तो उसमें बहुब्रीहि समास नहीं होता है। अब अगर बहुब्रीहि समास नहीं होता है तो फिर वो पद किसका बनेगा साथियों, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पॉइंट बता रखा था। क्या पॉइंट बताया था कि यदि समास में प्रयुक्त जो सामासिक पद हैं, जो सामासिक पद हैं वो क्या हो, सामासिक पद का जो निर्माण हो उसमें प्रयुक्त पद जो हो वो विशेषण और विशेष की प्रकृति के हो, विशेषण और विशेष की प्रकृति के हो। तो अगर वो विशेष अर्थ दे तो बेटा उसमें क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। और सामान्य अर्थ दे तो वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। यानी बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो हैं वो कर्मधारय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो अब यहां पर देखो, अगर यहां पर पीतांबर बहुब्रीहि के रूप में नहीं पूछा गया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा बेटा सेकंड, पीतांबर। बाकी की बात कर ले तो ध्यान से रखना, ये राजकुमार, कलाश्रेष्ठ और गृह प्रवेश, ये तीनों ही पद जो किसके होंगे, तत्पुरुष के होंगे, ठीक है। इसका क्या बनेगा, तो बनेगा राजा का कुमार, ताकि के, ये बनेगा कला में श्रेष्ठ और ये बनेगा घर में प्रवेश, घर में प्रवेश। तो यहां पर देखो, ये का की के, राजा का कुमार, यहां पर क्या बना, कला में श्रेष्ठ, और यहां क्या बना, घर में प्रवेश। और ये
तीनों पद क्या है बेटा, ये तीनों पद क्या है, ये कारक है। कारक की क्या है, विभक्तियां हैं, कारक की विभक्तियां हैं। और आप जानते हो विभक्ति आधारित समास जो होता है वो कौन सा होता है, विभक्ति आधारित समास जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकेंड हो गया। 11वां देखो, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, वैया प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए रवैया, बी डटैया, सी खवैया और डी बचैया। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे खवैया देखो, तो खवैया जो पद है वो खाना पद से बना है। और इसमें ये देखो ना प्रत्यय जो है, इस ना प्रत्यय को हटा करके यहाँ पर क्या वैया प्रत्यय लगा दिया गया है। तो खा में जब वैया प्रत्यय लगाया गया तो ये शब्द किस में बदल गया, ये शब्द खवैया में बदल गया। किस में बदल गया, खवैया में बदल गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ई इहा, ऑप्शन बी स्पृहा, ऑप्शन सी आश्चर्य और ऑप्शन डी लिप्सा। तो देखिए सर, अचरज का मतलब क्या होता है, अचरज का मतलब आप सभी जानते हो आश्चर्य होना होता है। तो यानी ये शब्द की उत्पत्ति किससे हुई होगी, आश्चर्य से हुई होगी। तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आश्चर्य हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द का मतलब क्या होता है, देशज शब्द का मतलब होता है बेटा ऐसा शब्द। देशज का मतलब क्या होता है, देशज का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ हो, जिसकी उत्पत्ति भारत में बोली जाने वाली किसी भी एक भाषा से हो, किसी भी एक भाषा से हो, ये होता है देशज। ठीक है, यानी किसी भी भारत में जो भाषाएं बोली जा रही हैं उनमें से किसी एक भाषा से इसकी क्या हो, उत्पत्ति हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ना पता हो कि वो कहाँ से है। बस किसी एक भाषा से निकल करके हिंदी में शामिल हो गया हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, देशज के नाम से जानते हैं। तो अगर विकल्प देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए ठर्रा, बी जहाज, सी किस्मत और डी कुश्ती। साथियों एकदम अलग सा यहाँ पे जो विकल्प दिख रहा है वो है ऑप्शन ए ठर्रा। तो यही इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका, यानी ठर्रा जो होगा वो कैसा शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा देशज। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के लिए साथियों सबसे बढ़िया क्या तरीका मैंने बताया था कि पद जिसका प्रयोग किसमें, जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में हो, एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में हो, वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो मजदूर, यश, शत्रुता और सेना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, ये यश और शत्रुता, देखिए अब यहाँ पर क्या शत्रुता का तो बहुवचन बनता नहीं है, यश का भी बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हुआ। अब बचा क्या, मजदूर। तो हम क्या बोलते हैं, मजदूर का बहुवचन बना सकते हो क्या, तो बना सकते हो क्या, मजदूरों। मजदूर का बहुवचन क्या होता है, मजदूरों। तो यानी ये कैसा हो गया, एक वचन और बहुवचन दोनों हो गया। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सेना। ध्यान रखिएगा साथियों, सेना जातिवाचक का तो पद बनता है, लेकिन तुम जानते हो, आप लोग जानते हो कि जातिवाचक जो होता है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, और ये क्या होता है, तो एक होता है समूह या समुदाय बोधक और दूसरा होता है द्रव्य अथवा पदार्थ बोधक। तो यहाँ पर सेना जो है वो किसका, एक समुदाय का नेतृत्व करती है। तो सेना जो होगा वो कैसी हो जाएगी, समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी, समुदायवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा, पक्का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये समुदायवाचक संज्ञा का। और ये दोनों पद जो है साथियों मेरे, ये दोनों पद जो है वो भाववाचक संज्ञा के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसके सारे आंसर हो गए। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए मजदूर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, यानी विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है संबंधित पद के लिए। एक पद है और उसके लिए कौन से पद के लिए विशेषण गलत
व्यक्तिगत विशेषण दिया गया है। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर पहले तो ध्यान रखो कि विशेषण कितने होते हैं, तो बेटा विशेषण 4 होते हैं। कितने होते हैं? विशेषण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जरा ध्यान रखो, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है कौन सा बेटा? गुणवाचक होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा बेटा संख्यावाचक होता है। तीसरा बेटा कौन सा होता है? तीसरा होता है बेटा कौन सा होता है? तीसरा होता है परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक होता है। और चौथा कौन सा होता है बेटा? चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। अब चलो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा वो क्रमवाचक दिया है, ये सही है कि नहीं है? तो हाँ बेटा ठीक है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, ये संख्यावाचक विशेषण जो है दो रूपों में होता है। दो रूपों में होता है। वो क्या क्या होता है? तो संख्या क्या होती है? संख्या या तो हो सकती है क्या, या तो हो सकती है, इसको आप क्या बोल सकते हो? निश्चित। एक हो सकती है निश्चित, और एक क्या हो सकती है? अनिश्चित। बहुत अंदर जब जाकर पढ़ते हो ना, तब देखो तो यहाँ पर निश्चित का विभाजन पुनः किया जाता है। निश्चित का विभाजन किसमें किया जाता है? तो निश्चित का जब देखते हो ना, तो बेटा ये होता है, उसमें एक होता है संख्या होता है, एक होता है क्रम होता है, एक आवृत्ति होता है। तो ये सारे किसके हैं? एक प्रकार से संख्यावाचक, और किसके? क्रमवाचक। तो ये वास्तव में भेद बेटा किसका है? ध्यान रखना है, क्रमवाचक जो है वास्तव में भेद किसका है? संख्यावाचक विशेषण का है। तो ये तो ठीक है। दूसरा, जैसे हम बोलते हैं ना, क्रम की बात करते हैं कि भैया क्रम में कौन सा नंबर है, तो कहते हैं सर तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर है, चौथा नंबर है, तो ये क्रम की बात हो गई। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये आंसर सही, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे आंसर क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। 2.5, अब देखो 2.5 क्या पूर्णांक है? क्या पूर्णांक है? देखो यहाँ पर जब तुम संख्या वाला पढ़ते हो ना, तो देखो इसको फिर से बांटते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक बोधक और दूसरी होती है, देखो कितना बढ़िया, इतना अंदर जाकर के प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी मालूम है ना, तो आप इस प्रश्न का आंसर कभी नहीं दे सकते हो। आपसे पूछ रहा है विशेषण कितने प्रकार के, तो 4 बता दिए। संख्यावाचक विशेषण कितने, तो 2 बता दिए, और उसमें भी संख्यावाचक विशेषण कितने। अब यहाँ पे निश्चित अनिश्चित बताए, तो अगर आपसे पूछे कि निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार के, तो बेटा वो आपको अलग जानने पड़ेंगे। और उसमें क्या है? निश्चित संख्यावाचक में एक होता है संख्यावाचक, ठीक है, संख्या। अब संख्यावाचक संख्या भी कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। यानी इसको अगर हम बोले, तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक को 2 प्रकार से लिख सकते हो, जिसमें एक पद होता है गणनावाचक। अब गणना अगर कर सकते हो, तो गणना कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी, या तो वह पूर्णांक होगा या फिर अपूर्णांक होगा। तो देखो बेटा इतना बेहतरीन, बहुत मतलब किस बेहतरीन लेवल पर जाकर के इस प्रश्न को सेट किया गया है। तो वास्तव में ये अपूर्णांक बोधक भी जो है ना, वो भी किसका प्रकार है? संख्यावाचक का ही प्रकार है, संख्या का ही प्रकार है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2.5 अपूर्णांक तो है ही। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 के साथ आधा, तो 2 ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, ये अपूर्ण हो गया, तो ये अपूर्णांक बोधक पद हो गया, ठीक है। अच्छा 26, अब 26 में बताओ क्या कोई आधा अधूरा पद है? नहीं है। या क्या है? ये 20 और 6 ये दोनों ही पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक बोधक हो गया, यानी ये भी किसका हो गया? ये संख्यावाचक का हो गया। यानी अब बचा क्या? वह नौकर। तो अब यहाँ पर देखो कोई विशेषण नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो ये वह शब्द जो है ना, वो नौकर के क्या कर रहा है? वह शब्द यहाँ पर देखो, नॉर्मली तो वैसे वह शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। कई मेरे बच्चे कह सकते हैं कि यहाँ पे सर सर्वनाम है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। वह शब्द सर्वनाम कब होगा? जब उसके लिए संज्ञा पद ना दिया जाए, संज्ञा पद ना दिया जाए, यानी संज्ञा को हटा करके अगर उसकी जगह पद लिखेंगे तो वो सर्वनाम की तरह होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वह पद भी दिया और ये नौकर, नौकर का मतलब ये संज्ञा पद हुआ कि नहीं? नौकर का मतलब कोई ना कोई नाम है, नौकर का मतलब कोई ना कोई नाम है। अगर ये संज्ञा पद हो गया, तो अब यहाँ पर संज्ञा के साथ अगर ये लग रहा है, संज्ञा के साथ ये सर्वनाम लग रहा है, तो बेटा ये सर्वनाम ना होकर के ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये पद गलत है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये कैसा होगा? सार्वनामिक विशेषण का पद होगा। कैसा होगा? सार्वनामिक विशेषण का पद होगा। तो अगर सार्वनामिक विशेषण नहीं लिखा है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वह पद में क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।
अगला, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद हैं? सिंपल सा है, लैंग्वेज को छोड़ दो, वो आपसे पूछ रहा है हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, खत्म बात। तो कारकों की संख्या कितनी होती बेटा? ए 8, बी 14, सी 7 और डी 10। तो आंसर कितनी होती है? 8 होती है। अगर आप चर्चा करें तो मेरे सभी भाई जानते हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे साथ साथ दोहराते रहे। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संबोधन के नाम से जानते हैं। तो ये 8 कारक होते हैं हमारे, और हर 8 कारक की अपनी एक विभक्ति होती है जिसके माध्यम से दिए गए पद में हम कारक की पहचान करते हैं, कारक की पहचान करते हैं। कोई कारक का प्रश्न आएगा तो उसमें हम आपको वहां पर बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पहचान आप लोगों को मैं कई बार करा चुका हूं, आप लोगों के बात स्पष्ट होगी। हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो विकल्प ए छाछ, बी तिल, सी काढ़ा और डी टेसु। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्या एक छोटा सा जो भी पद है उसके साथ क्रिया का प्रयोग कीजिए। क्रिया का प्रयोग, अगर क्रिया स्त्रीलिंग की है तो दिया गया पद स्त्रीलिंग का होगा, क्रिया पुल्लिंग की है तो दिया गया पद किसका? पुल्लिंग का होगा। आपके पास छाछ है, हमने बोला छाछ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैंने छाछ पी। तो पी यहाँ पर क्या हुआ? पीना जो हुआ वो स्त्रीलिंग का पद हुआ, तो यहाँ पे छाछ क्या हो गई? स्त्रीलिंग का पद हो गया। किसका हो गया? स्त्रीलिंग का पद हो गया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। भाव वाच्य को छांटना है, वाच्य का प्रश्न है, भाव वाच्य को आपको छांटना है। ऑप्शन ए, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन सी, अशोक ने आइसक्रीम खाई। और ऑप्शन डी, चोर पकड़ा गया। तो साथियों भाववाच्य के लिए साथियों मैंने एक पॉइंट सीधा सीधा आपको दिया था कि कोई वाक्य अगर यदि किसको असमर्थता को प्रदर्शित करे, असमर्थता का भाव अगर किसी वाक्य में मिल जाए, आंख बंद करके बिना किसी शक और शुबह के आप अपना आंसर लगा सकते हैं। और आपका आंसर क्या होगा? आंसर वहां पे आपका होगा असमर्थता का भाव। अगर देखो तो यहां पर मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी आपका आंसर हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका, ठीक में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? ठीक है, तो विकल्प ए घृणा बोधक, बी स्वीकार बोधक, डी शोक बोधक और डी आश्चर्य बोधक। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो ये सारा किसका है? अव्यय की बात करें तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय का पद है। किसका है? विस्मयादि बोधक अव्यय का पद है। विस्मयादि बोधक अव्यय की अगर हम बात करें तो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत ये आते हैं। अब अगर देखें तो हम बोलेंगे क्या? जैसे हम बोले कि और भाई क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है। यानी उसने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप आपने उस प्रश्न को स्वीकार करते हुए उसका उत्तर दे दिया, यानी आपने स्वीकारोक्ति का क्या किया? स्वीकारोक्ति का प्रदर्शन किया। तो इस कारण से ये ठीक का पद जो हो जाएगा उसमें अव्यय कैसा हो जाएगा? स्वीकार बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा, स्वीकार बोधक अव्यय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, संस्था का शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन 19वें का, ऑप्शन ए संस्थापन, ऑप्शन बी संस्थाएं, ऑप्शन सी संस्थागत और ऑप्शन डी संस्थाओं। साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। मेरे कई साथी बोल भी देंगे कि सर संस्था का संस्थाएं होता है, संस्था का बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, आपका आंसर बी होगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं, अब शायद आपके लिए कठिन हो। अगर मैं यहां पर लिख दूं संस्था शब्द का, ठीक है, संस्था शब्द का विभक्ति सहित, अगर मैं सिर्फ इस पद को लिख दूं विभक्ति सहित बहुवचन क्या होगा? विभक्ति के साथ जब ये प्रयोग होगा तो अब लड़कों को लॉजिक तो नहीं क्लियर है। अब वो तो क्या करेंगे? संस्था का क्या करेंगे? संस्था का पढ़ेंगे, बोलेंगे संस्था का संस्था होता है, आंसर यहाँ दिख जाएगा। और मैंने हमेशा कई बार कहा भी आप लोगों को कि पेपर में क्या होता है कि प्रश्न को पढ़ते समय हमारा जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग एक आंसर बनाता है,
प्रश्न को पढ़ते ही समय वो आंसर बनाता है। और अगर वो आंसर क्या होता है आपको विकल्प में दिख जाता है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए कि बेटा गलत सोच रहे हो, नहीं सोच लिया तो सोच लिया, तुम्हारा आंसर अगर तुमने संस्था सोच लिया तो वो सही होगा ही। लेकिन ध्यान रखना साथियों, वचन परिवर्तन दो प्रकार से होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। वचन परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है विभक्ति सहित, एक होता है विभक्ति सहित और दूसरा होता है विभक्ति रहित। विभक्ति रहित, तो विभक्ति रहित अगर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, विभक्ति रहित अगर पूछेगा तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, संस्था का संस्थाएं बन जाएगा, संस्था का संस्थाएं बन जाएगा। लेकिन अगर विभक्ति सहित पद पूछ लिया, वचन परिवर्तन शब्द क्या है, संस्था, किसका, संस्था। अगर आपने इसको विभक्ति सहित पूछ दिया यानी संस्था के साथ अगर कोई विभक्ति आ रही है तो आपका आंसर बेटा यहाँ संस्थाएं ना होकर के संस्थाओं हो जाएगा। ठीक है, संस्थाओं हो जाएगा, यानी अब इसका आंसर डी ना होकर के बी ना होकर के ऑप्शन डी होगा। ये बहुत ध्यान से देखेगा कि अगर विभक्ति सहित पद आ गया, हालांकि इतने गहराई में जाकर के प्रश्न पूछना लगभग असंभव है, लेकिन यदि रख देता है तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। मेरे इस बिंदु को अपने दिमाग में रखिएगा, अपने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाल करके कहीं रख लीजिएगा। परीक्षा के लिए यही चीज आपको बस याद होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य में काल की पहचान करनी है। साथियों, काल की पहचान अगर आपने करनी है तो मैंने आपको बताया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सहायक क्रिया की होती है। किसकी होती है, सहायक क्रिया की होती है। तो विकल्प देखो, ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल और डी सामान्य भूतकाल। तो साथियों देखिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग टेंस पढ़ते थे अंग्रेजी में तो हम लोग वहां पर उसकी क्या पहचान पढ़ते थे। तो यहाँ पर पहचान के रूप में देखो क्या दिया हुआ है, आखिरी में ता है। क्या है, ता है। और साथियों मेरे हर बच्चे ने पढ़ रखा है, ता है, टी है और ते है। अगर ये वाक्य में होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि आपको अंग्रेजी में ही मालूम है, आप लोग क्या कहते हो, बचपन में पढ़ रखा था। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, वहां पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, अंग्रेजी मान, तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें इंडेफिनिट याद है, बस तुम ये जान लो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब इतना तो तुम्हें मालूम है कि वर्तमान होता है, इतना तो तुम्हें उस समय भी मालूम था ना कि प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। तो अरे इतने ही से देखो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 वर्तमान के हैं तो एक तो हटाना, कम से कम एक तो हटा कि नहीं हटा। अब बात यह है कि इंडेफिनिट को देख लें तो ध्यान रखना, इंडेफिनिट को बोलते हैं सामान्य। क्या बोलते हैं, सामान्य। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सामान्य का वर्तमान काल, ऑप्शन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली बिहार की नहीं है, बिहार की नहीं है। ए भोजपुरी, बी मगही, सी जयपुरी और डी मैथिली। सभी जानते हो साथियों बिहार में बोली जाने वाली 3 बोलियां होती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी जयपुरी नहीं होगी। होगी कहाँ की, तो ये होगी राजस्थानी हिंदी की। किसकी होगी, राजस्थानी हिंदी की बोली होगी जयपुरी, जयपुरी। ठीक है, अगर बात करें तो राजस्थानी हिंदी में भी ये कहाँ बोली जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ये कहाँ की है, पश्चिमी पश्चिमी नहीं, राजस्थान के, पश्चिमी नहीं, पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की बोली है ये कौन सी, जयपुरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। लोकोक्ति का सही अर्थ आपने बताना है। ए न्यायप्रिय, बी सिद्धांतहीन, सी आदर्शवादी और डी चरित्रहीन। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी लोकोक्ति का सही अर्थ होता है आंसर बेटा बी सिद्धांतहीन। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जो बात बात पर क्या करता हो, अपने सिद्धांतों को त्याग देता हो, ठीक है, अपने जो सिद्धांत है उनको बदल देता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग जिस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं वो होती है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न, छली का विलोम क्या है। ए बली, बी निश्छल, सी धूर्त और डी चालाक। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से छली का जो होगा विलोम वो क्या मिल जाएगा, निश्छल। देखो छली पद की अगर बात करें तो विलोम बनाने के लिए हमने क्या कहा था, विलोम बनाने के लिए आ
अन और नी में से किसी एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो तो इस पद को अगर देखोगे तो बन जाएगा नि धन छल। ठीक है, छल में अगर नि लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं। जो छल रहित है या जो जिसमें छल नहीं है वही क्या कहलाएगा, निश्चल कहलाएगा। यानी ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, कलश, कलश का पर्याय है, कलश का पर्याय है ए जल, बी कुंभ, सी पात्र और डी उपस्कर। ठीक है, उपस्कर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कलश का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा ए बी कुंभ, बी कुंभ। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है। ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास और डी श्लेष। ठीक है, तो साथियों आंसर इस प्रश्न का जो होगा, जो शब्दालंकार नहीं है वो होगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। अब जरा बात करें तो ध्यान रखिएगा, अलंकार के जो मुख्यतः कितने भेद माने गए, अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए। कौन कौन से माने गए बच्चा, तो यहाँ पर इसके दो भेद जो माने गए हैं वो है आपका, एक होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है कौन सा, एक कहलाता है आपका शब्दालंकार, एक कौन सा कहलाता है शब्दालंकार, और दूसरा कहलाता है साथियों अर्थालंकार। दूसरा क्या कहलाता है, अर्थालंकार। दूसरा कहलाता है अर्थालंकार। ठीक, अब अगर बात करें तो शब्दालंकार के मूलतः तीन भेद हैं, मूलतः तीन भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी आते हैं वो सब किसके होंगे, अर्थालंकार के भेद होंगे। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों शब्दालंकार के हो गए। तो जो बचा वो क्या होगा, वो साथियों अर्थालंकार का हो जाएगा। यानी यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज के जो प्रश्न है, थोड़े से कुछ प्रश्न आज हमने सरल भी रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, कई बार क्या होता है हम थोड़े से प्रश्नों को लेकर के अपना वेरिएशन इसलिए भी करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कठिन पढ़ने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो, इतना कठिन 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 पढ़ जाते हो कि परीक्षा में कठिन प्रश्न तो आपके सही हो जाते हैं, लेकिन सरल प्रश्न में क्या हो जाता है, आप मात खा जाते हो। तो दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए हमें चलना है। हमें परीक्षा के कठिन प्रश्नों को तो हल करना ही है, साथ में ये सावधानी भी रखनी है कि सरल प्रश्न कहीं हमारे गलत ना हो जाए। देखो साथियों, होता क्या है, कठिन प्रश्न आपको मेरिट में ऊपर ले जाते हैं और सरल प्रश्न आपको सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। अगर सरल प्रश्न ही आपके परीक्षा में गलत होने लगे तो फिर आपका परीक्षा में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि इतना कठिन भी हम आगे ना बढ़ते चले जाए कि बेसिक चीज से हमारा जो ज्ञान है वो ओझल हो जाए, हमारे दिमाग से वो चीजें सब क्या हो जाए, हमारी स्मृति से हट जाए। तो एक सामंजस्य को बनाते हुए कुछ सरल और कुछ कठिन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी एक प्रयास के तहत कुछ थोड़े से सरल प्रश्नों के साथ, लेकिन सारे प्रश्न इसमें भी नहीं, कुछ अच्छे लॉजिक के साथ प्रश्न थे। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो सत्र है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आगामी एक नए अंक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि त्योहार का जो सीजन है अगस्त का वो अब समाप्त हो गया है साथियों। तो अब पूरी मनोयोग के साथ, और एक जो हमारे कुछ छात्र जो है वो बाहर हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे थे, वो घर से होकर के एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ वापसी करेंगे और पूरी शिद्दत, पूरे जोश के साथ जो भी आने वाली परीक्षा है उसमें अपना 100% देते हुए जुट जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी आज की चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ कि कल के अंक में आपके सामने और बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद।